लेकिन सही मायने में जो 3 रंगों की व्यवस्था बात है वो ये है कि जो ऊपर सैफरन कलर है केसरिया, वो हमारे शौर्य का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, और उसमें हाँ कोई बात नहीं, बैठ जा, कविता सुन ले, बिठाओ इसको। हाँ तो घर ले जाना, भाई साहब है यहाँ पे। हाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अरे अरे बैठ जा। हाँ बेकार है। नहीं भाई साहब, ऐसा है मैं आगरा से आता हूँ, कुछ संग में लाता हूँ। लीजिए, तो जो 3 रंगों की व्याख्या है वो सही मायने में ये है कि जो सैफरन कलर केसरिया है वो हमारे शौर्य का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, और उसके अंदर जो चक्र है उसमें 24 फलियां हैं, वो हमको ये प्रदर्शित करता है कि हमको 24 घंटे देश सेवा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए जागरूक बने रहना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मैं शुरू करता हूँ। आइए बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो कोई एक आध आ जाता है। एक इस रचना के बाद अशोक जी काव्य पाठ करेंगे, जो लोग उधर चले गए वो भी कृपया आ जाओ भाई, उसे तो एक आध होता है ऐसा। आया, जब तक देखिए ऐसा है, शांति जब तक नहीं होगी तब तक मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, ऐसे ही बकवास करता रहूंगा। हाँ आ जाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप सिर्फ मेरी तरफ देखिए। मैं आज के इस माहौल को ये कविता समर्पित करता हूं। शौर्य दीप्त अंगारा है, मध्य शांति की धारा है। देखिए, ये कविता मैंने तिरंगे के अपमान के विरुद्ध लिखी है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बंदा ऐसा हो जो अपमान करे इसका, इसलिए आप जितने बैठे हैं शांति से बैठे रहें। जो कोई उठ के जाना चाहे अब चला जाए, हम जबरदस्ती किसी को देशभक्त नहीं बना सकते, लेकिन बीच में कोई भाई न उठे, नहीं मैं समझूंगा तिरंगे का अपमान हो रहा है। सुने, शौर्य दीप्त अंगारा है, मध्य शांति की धारा है। शौर्य दीप्त अंगारा है, मध्य शांति की धारा है। हरे भरे भारत का विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है। शौर्य दीप्त अंगारा है, शौर्य दीप्त अंगारा है, शौर्य दीप्त अंगारा है, शौर्य दीप्त अंगारा है। बंधु सुने साहब कि एक दिवस मैं निपट अकेला बैठा था इस चिंतन में, क्यों होता अपमान तिरंगे का विचार मेरे मन में। सहसा एक प्रकाश पुंज घेरा आँखों के मध्य जला, ओढ़े हुए तिरंगे को उसमें से एक देव निकला। देखा बाबा भगत सिंह जी खड़े हुए मेरे आगे, उन्हें देखकर प्रश्न अनेकों मेरे अंतर में जागे। मैंने पूछा झूम झूम फांसी कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैर दहकते अंगारों पर भी बढ़ जाते थे। सहमे तक तुम नहीं कभी हिम मुक्त जवानी देने में, क्यों तुमको डर नहीं लगा अपनी कुर्बानी देने में। बोले देश भक्त लो पर बलिदान पतंगा होता है, और मृत्यु का भय नहीं लगता जब हाथ तिरंगा होता। तुम भी उठो, तिरंगा लो, संघर्ष करो चंगेजों से। एक युद्ध लड़ना बाकी तुमको काले अंग्रेजों से। हुंकार भरो, जय घोष करो, बढ़ चलो तिरंगे को लेकर। इसका सम्मान बचाना है प्राणों की भी आहुत देकर। अरे तुम ले तो लो संकल्प, प्रलंकारी तांडव हो जाएगा। और वो हुबली तो क्या अजय तिरंगा दुनिया पर फहराएगा। तो स्वप्न शहीदों का था जो, अब वह संकल्प तुम्हारा है। शौर्य दीप्ति अंगारा है, शौर्य दीप्ति अंगारा है, शौर्य दीप्ति अंगारा है। मैं आगरा में रहता हूँ साहब,
आगरा के पास एक जगह है खंदौली। पिछले युद्ध में वहां चौधरी धर्मवीर सिंह का शव आया, दोनों भुजाएं कटी हुई थी, धड़ और सर अलग था, तिरंगे में लिपटा हुआ था। मैं भी उस शव यात्रा में शामिल हुआ। इस बंद ने वहां से जन्म लिया है। अगर इन वीरों का तिरंगे के प्रति समर्पण आपके मन की कोई कोर छू जाए तो अंतिम पंक्ति पर पूरा सदन खड़े होकर के ताली बजा देना, जिससे हमको लगे, हमारे इन शहीदों को लगे कि हम उन्हें भूले नहीं हैं। एक श्रद्धांजलि होगी। मैं पढ़ता हूं साहब और एक शब्द चित्र बनाता हूं। कविता वाले कविता देखें, शिल्प वाले शिल्प देखें। मैं चुटकुलों को कभी कविता की तरह नहीं पढ़ता, कविता को कभी चुटकुलों की तरह से नहीं पढ़ता। सुने साहब, और मैं एक शब्द चित्र बनाता हूं, मेरे साथ साथ चले। कि आया जब शहीद सीमा से तीन रंग का ओढ़ कफन, आया जब शहीद सीमा से तीन रंग का ओढ़ कफन, धूप दीप आरती सजाकर सत सत बार किए बंदन। मैंने पूछा वीर तुम्हारे एक एक करयंग कटे, फिर भी डटे रहे सीमा पर, तिल भर पीछे नहीं हटे। बोले सुन पुकार झंडे की, जब रक्षा हित दौड़ लगी, सीमा पार तिरंगा ले जाने की हमें होड़ लगी। ऊंचा किए तिरंगे को मैं जब सीमा पर बढ़ता था, ऐसा लगता कदम कदम मेरे साथ तिरंगा लड़ता था। सहसा दुश्मन की गोली कंधे को बेध गई आकर, कट गई भुजा दाई मेरी, थम गई तिरंगे को लेकर। झुक जाए तिरंगा नहीं कहीं, ये कटी भुजा पैगाम दिया, बाई भुजा बढ़ी आगे, तत्काल तिरंगा थाम लिया। होती बौछारे गोलियों की थी, क्षण क्षण मेरी छाती पर, एक गोली गर्दन बेध गई, गिर गया शीश कट धरती पर। फिर रुंड तिरंगा ले दौड़ा, बैरी के यतन बेकार गए, क्षण भर भी ठहरे नहीं कदम, झंडा ले सीमा पार गए। बम फटा अचानक दुश्मन का, अब पूरा सदन सावधान रहना श्रद्धांजलि के लिए। बम फटा अचानक दुश्मन का, बज्जर छाती को फाड़ दिया, पर उड़ गई भुजा बाई मेरी, उस पार तिरंगा गाड़ दिया। भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद प्रताप भाई का। एक बहुत अद्भुत कविता अद्भुत तेवर में उन्होंने प्रस्तुत की। और मित्रों, मैं अब इस मंच के सुमेरु को आमंत्रित करना चाहता हूं। प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और मैं जानता हूं कि आप इतनी देर से उन्हें सुनने के लिए प्रतीक्षारत भी हैं। एक अवार्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका से देती है, तीसरी बार उन्हें वो अवार्ड मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल का। ऐसे बड़े कवि उपस्थित हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। वे स्वयं आएंगे और उनकी एक कविता का मुझे एक टुकड़ा याद आता है कई बार जब उन्हें बुलाता हूं। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा है कि यदि तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके। अगली दो पंक्तियों पर आपका ध्यान और तालियां भी चाहता हूं। यदि तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके। यदि रह सकते हो तो या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो। ऐसी मारक शक्ति जिनके पास है। मैंने तो उनके साहित्य पर अपना पीएचडी का शोध कार्य पूरा किया और कई बार कहता हूं कि अशोक चक्रधर एक ऐसी आंख है जिनसे कुछ छिपता नहीं है, एक ऐसी नदी है जिस पर आप अपने सपनों की नाव तैरा सकते हैं, एक
ऐसा सागर है जिसके विस्तार का कोई अंत नहीं है, एक ऐसा प्रेम का बादल है जो सब पर समान रूप से बरसना चाहते हैं, और एक ऐसे सूर्य की भांति हैं जिन्हें स्वयं पता नहीं है उनसे कहां कौन कौन प्रेरणा लेकर कविताएं लिख रहा है। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन, जिन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी, 1 दर्जन से अधिक किताबें, 2 दर्जन से अधिक सीरियल, 3 दर्जन से अधिक कवि उनसे प्रेरणा लेकर कविताएं सुनाते हैं, वो अपने मन से कविताएं सुनाएं। एक बार भरपूर तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करें। प्रोफेसर ऋतुओं से, मौसमों से लड़कर कविता के पक्ष में अपनी सशरीरी उपस्थिति को बनाए रखने वाले प्यारे दोस्तों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये हमारी हिंदी उर्दू की, हमारी भाषाओं की ताकत है कि आप बैठे हुए हैं, बावजूद इस हवा के, बावजूद बूंदाबांदी के। और मैं सरदार अनुज का आभारी हूं, फौजदार का, कि उसने इतनी देर सुनाया कि मेरे लिए बूंदाबांदी रुक गई। खुद इसने अपने ऊपर संकट झेले और मुझे माइक कर दिया, तो वातावरण बहुत अच्छा बना दिया। भाई भाटी जी, कसाना जी, कार्यक्रम माटी जी में मिलने वाला था, लेकिन आपका कौशल, आपका श्रम, आपका कसाला, कसाना जी, वो काम में आया। तो अब तो कोई बात रह नहीं गई। मैं अंतिम कवि हूं, लेकिन उनके लिए भी समय छोड़ना चाहता हूं जिन्होंने कम सुनाया। पवन को जरूर सुनिएगा, पॉपुलर साहब को सुनिएगा, क्योंकि इनके साथ न्याय नहीं हुआ। इन्होंने हमारे साथ अन्याय न हो जाए इस नाते कम सुनाया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लिफाफा कोई बड़ी बात नहीं है। लिफाफे के लिए नहीं आते, इसलिए आते हैं कि आप हमसे जुड़ें, हम आपसे जुड़ें, और इस भाषा को, हमारी संस्कृति को वो मजबूती प्रदान करें कि लगे कि कविता में एक ताकत होती है, क्षमता होती है, बात होती है। कितने श्रम से ये कार्यक्रम सजाया है। मन कई बार खिन्न होने लगा होगा भाटी जी का या कसाना जी का। तिनका जोड़ के चिड़िया नीड़ बनाए, हत्यारी पापिन मरी पवन उड़ा ले जा। फिर भी तिनकों को जोड़कर घोंसला बनाने की हमारी क्षमता हमें समर्थ बनाती है। बहुत अच्छे भाई। मेरे शब्द नहीं हैं, डूबते को सहारे के तिनके हैं। और मेरे भी कहाँ हैं वो शब्द, पता नहीं किन किन के हैं, इनके हैं, इनके हैं, इनके हैं, आपके। लो तुम्हें दे रहा हूं गिन गिन के, इसलिए क्योंकि दूसरों को भी देने। हो जाना अगर हो सको इनके। मेरे शब्द नहीं है, डूबते को सहारे के तिनके। बीच में थोड़ा स्वर आया, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, और एक कामना करता हूं भाटी जी, और इस संस्कृति में बदलाव आ रहा है। लाफ्टर शोज भी होते हैं, लाफ्टर, बीरबल भी थे अकबर के जमाने में, तो रहीम भी थे। बीरबल की भी महत्ता है तो रहीम की भी महत्ता है। कविता भी चाहिए, हंसी भी चाहिए, लेकिन अगर बीरबल ज्यादा बलवीर होने चाहें और रहीम जो है रहमो करम पे रह जाए, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है तू? नहीं आने नहीं रहा, आगे बैठ। इसकी शैली इस्तेमाल की, मेरी शैली नहीं है ये, मेरी शैली नहीं है। तुम्हारी शान बढ़ जाती और रुतबा बढ़ गया होता, कहा जो तुमने गुस्से से वही हंसकर कहा होता। सौमनस्य और प्रेम जरूरी है, लगे रहते हैं, लगा रहा जोश से, अपनी जवानी से, कभी पैर आगे करके, कभी पैर पीछे करके, कभी घुटना झुका के, लेकिन पगड़ी की शान बना के रखी फौजदार ने। फौज में होना चाहिए था, लाफ्टर शो में पहुंच गया, लेकिन फिर भी हमारा प्यारा, बहुत बहुत अनन्य मित्र है। जो मेहनत करी, मेहनत करता है। जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा।
जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा। अभी कर ले पूरे सभी काम अपने, तू क्या सोचता है हमेशा रहेगा? हमेशा कोई नहीं रहेगा, हमेशा कोई नहीं रहेगा। हमेशा रहेगी कविता, हमेशा रहेगी वो बात जो हृदय से निकल के वहां तक पहुंचती है। हमेशा रहेंगे आप, हमेशा रहेंगे हम, हमारा संवाद। संविधान पर बहुत अच्छी कविता सुना कर गए हरिओम। और मैंने एक कार्यक्रम चले आओ चक्रधर चमन में किया था, 1 घंटे का, पौन घंटे का कार्यक्रम। और मैंने संविधान बाकायदे पढ़ा, 4 दिन तक मैं संविधान में डूबा रहा, मूल संविधान की प्रति लेकर आया। और मैंने देखा कि अंत में 284 हस्ताक्षर थे, सबसे ऊपर नेहरू जी के और सबसे अंत में उनके दामाद फिरोज गांधी साहब के, बीच में और लोग थे। राजेंद्र बाबू को सबसे ऊपर होना चाहिए था, उनके लिए नेहरू जी स्थान नहीं छोड़ पाए, तो राजेंद्र बाबू ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए, हिंदी में किए, बाकी सबने अंग्रेजी में। उन 284 में से हिंदी में करने वाले 35 थे और 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने हिंदी में भी किए और अंग्रेजी में भी हस्ताक्षर किए। और उस संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अनुच्छेद था, पर अनुच्छेद में छेद थे। हमारे संविधान की सबसे बड़ी सीमा यह है, मैं बताऊंगा हरिओम को, कि उसमें छेद बहुत ज्यादा है, अनुच्छेद कम है, वो मुदने चाहिए। अगर उस समय उन 284 लोगों को एक भी आदमी ये कहता कि जिस भाषा को आपने राजभाषा बनाया है, कृपया आज हम सब हिंदी में हस्ताक्षर करेंगे, कोई मना नहीं करता। और अगर हिंदी में 284 हस्ताक्षर हो गए होते तो संविधान को उस तरह रोना नहीं पड़ता जैसे कि हरिओम पवार अपनी वाणी से, अपनी भाषा से, अपनी अभिव्यक्ति से बोल कर गए। आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के बाद से अब तक क्या कोई ऐसा कार्यक्रम खुले में बरसात में अंग्रेजी वालों ने किया हो? नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। अंग्रेजी भाषा का ऐसा सम्मेलन भारतवर्ष में नहीं हुआ होगा जिसमें कि बरसात आई हो और आप लोग बैठे रहे हो। एक छोटी सी कविता सुनाता हूं, बादल से बोली बदली। प्रेम की कविता है, लेकिन प्रेम को अगर विकास से जोड़ दें तो क्या निष्कर्ष निकलते हैं। बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। ध्यान से सुनिएगा। बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। बादल बोला, ओ बदली मैंने राह नहीं बदली, तेज हवा ले जाए जिधर वो मेरी मंजिल अगली। बदली को आया गुस्सा, बादल को मारा घिस्सा, दुष्ट हवा कैसे लेगी मेरा हक मेरा हिस्सा, मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है। मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है, अरे वो तेरा कुछ भला करेगी किस गफलत में रहता है। प्यासा मरुथल तरसेगा, तुझसे ही तो सरसेगा, अरे संग हवा के लगा रहा तो क्या सागर पे बरसेगा। संग हवा के लगा रहा तो क्या सागर पे बरसेगा। मुझको अंग लगा ले तू, अपने संग मिला ले तू, हिला न पाएगा कोई भी, अपना वजन बढ़ा ले तू। तो बदली जी को जमा गई, बात अकल की थमा गई, बाहें फैलाई बादल ने, बदली उसमें समा गई। दोनों गए प्रेम में डूब, इसका अंतिम दृश्य कविता का। दोनों गए प्रेम में डूब, दोनों मिलकर बरसे खूब, फिर कुछ दिन के बाद दिखी मरुथल में हरियाली दूब। दोनों मिलकर बरसे खूब, दोनों गए प्रेम में डूब, दोनों मिलकर। तो आज श्रोता और कवि दोनों मिलकर बरसते हुए में एकाकार हो गए हैं, ऐसा कुछ हुआ है। कविगण प्रायः महिलाओं पर व्यंग्य करते हैं। सरिता अभी बता रही थी कि महिला सशक्त अभी नहीं हुई है, हालांकि राष्ट्रपति भी हैं और सारी स्थितियों में महिला आगे आगे दिखाई देती है, लेकिन अभी महिला को सशक्त होना बाकी है। मेरे पास कल एसएमएस आया था, मैं फौजदार को सुना रहा हूं, इसका श्रोता ये क्योंकि आगे इस्तेमाल कर सकता है। वो उस एसएमएस में लिखा था कि लंका जल गई एक महिला के कारण, महाभारत हो गया एक महिला के कारण, और आईपीएल ध्वस्त हो गया एक महिला के कारण। फिर भी कह रहे हो सशक्तिकरण चाहिए महिला को, और कितना सशक्त। ये तो खैर कहने की बात है, इसके लिए सुनाइए। प्रायः कहते हैं कि साहब शादी से पहले, वो यूसुफ भारद्वाज जी शादी से पहले शादी के बाद, प्रायः ऐसा कहा जाता है
मैं एक पत्रिका में एक कॉलम लिखता हूं, नारी के सवाल अनाड़ी के जवाब, तो अनाड़ी बन के उत्तर दिया करता हूं। अभी मुझसे पूछा कि कभी लोग कहते हैं कि शादी से पहले तो चंद्रमुखी लगती है और शादी के बाद ज्वालामुखी हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं, दरअसल शादी से पहले चंद्रमुखी में छिपी हुई ज्वालामुखी दिखाई नहीं देती और शादी के बाद ज्वालामुखी में छिपी हुई चंद्रमुखी दिखाई नहीं देती। सवाल यह है कि नारी के हर रूप में कहां सकारात्मकता है, उसको देखा जाना चाहिए। मैं पीछे मुड़ के देख लेता हूं कौन कौन क्या कर रहे हैं। इसने मेरी कविता सुनाई कि अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो। मैं नहीं सुनाता ये कविता, इसलिए नहीं सुनाता कि पीछे लोग बैठे होते, तो मैं इस तरह की कोई रिस्क नहीं लेता। 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन ये पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर मैं इसके लाल दुपट्टे की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं अपने कुर्ते दर्जी से सिलवाता हूं, किसी दर्जन से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अपना संबंध तो दर दर के जन से मानता हूं, इस दर से उस दर तक जाता हूं, भावनाओं की चिट्ठी बनाता हूं। आप पर डल जाना चाहता हूं, आप पर ढल जाना चाहता हूं, और आप मौका दे रहे हैं तो मैं पिघल जाना चाहता हूं। नदी में डूबते हुए आदमी ने पुल पर चलते हुए आदमी को देखकर आवाज लगाई, बचाओ। पुल पर चलते हुए आदमी ने नीचे रस्सी गिराई और कहा आओ आओ, लेकिन डूबता हुआ आदमी रस्सी पकड़ नहीं पा रहा था, रह रह के चिल्ला रहा